आप सुन रहे हैं कहानी एक राज रूहानी सफ़र का। हॉस्पिटल के एक रूम के बाहर कुछ लोग गहन मुद्रा में खड़े थे। कोई अपना सर पकड़े था, कोई माथा। सबके चेहरे पर जैसे 12 बज रहे थे। लेकिन डॉक्टर को अपने पास आते देख सभी उनकी तरफ एक साथ लपके और जैसे एक सांस में ही सबके स्वर एक हो गए। डॉक्टर साहब, कैसी है निधि? डॉक्टर उसके चेहरे को उस पल गौर से देखता है। वो धीरे से कहना शुरू करता है, मुझे पता है पूरे 10 दिनों से आप सभी को मैं एक ही दिलासा दे रहा हूँ, पर अभी भी मैं बस यही कहूँगा कि आप जिस हालत में अपनी पत्नी को यहाँ लाए हैं, उससे उसके शरीर से कहीं ज़्यादा उसके दिमाग की किसी हादसे का असर है। जीवित है, सांसें चल रही हैं, आँख भी खोलती है, पर बोलती क्यों नहीं समझ नहीं आ रहा। बस आप दुआ कीजिए कि आप सबका प्रेम और दुआ इनको सही कर सके। एक सांस में अपनी बात कहकर डॉक्टर चले गए और जतिन वहीं सर पकड़े अपने पास वहीं खड़े निधि के भाई धीरज से बोला, काश उस दिन निधि की बात मान लेता और उन अजनबियों को लिफ्ट नहीं देता। जतिन अपनी बिखरी हालत में कहता रहा और पास खड़ा धीरज हताश सुनता रहा। ये सब पिछले 10 दिनों से हॉस्पिटल में निधि के होश में आने का इंतज़ार कर रहे थे। जिस हनीमून के लिए जतिन और निधि आए थे, वह अनजाने में ही उनके लिए एक श्राप बन चुका था। निधि के बेहोशी में मिलते जतिन आनन फानन अपने और उसके परिवार ने इस घटना का जिक्र करता बताता है, जिससे वे सभी तुरंत उदयपुर से जैसलमेर चले आए थे। निधि को कहीं भी कोई ज़्यादा चोट नहीं लगी, पर इस बेहोशी से जाने कब वे उठेगी और मैं उसे अकेला छोड़ने की उससे माफ़ी मांगूंगा। जतिन हताशा से अपने बालों को खींचते हुए कहता है, चिंता मत करिए जिया जी, वे जल्दी होश में आ जाएगी और जो होना था उस पर आपका कोई बस नहीं था, बस वक्त पर भरोसा रखिए। धीरज अपनी भरसक कोशिश में जतिन को हौसला देने का प्रयास करता है। हाँ, वक्त पर विश्वास करने के अलावा और रास्ता ही क्या है। जतिन को आश्वासन करते धीरज उनके कंधे पे हाथ रखता है। निधि ने अपनी भरसक कोशिश की उनसे बचने की और शुक्र है उन गुंडों से वे भाग भी निकली। उन गुंडों की लाश तक उस कार में मिली, शायद पीकर ड्राइव करने से एक्सीडेंट में मर गए हों। और मुझे समझ नहीं आता कि एक्सीडेंट से अगर वे आदमी मरे तो निधि उस कार से काफ़ी दूर क्यों मिली, वो भी बेहोश। जतिन अजब पहेली में उलझ चुका था। अब ये सब तो तब पता चलेगा जब निधि होश में आएगी, जतिन कहता है। धीरज भी जवाब देता है, हाँ, अब इंतज़ार के अलावा कर ही कह सकते हैं, लेकिन यही सुकून है कि अगर कार में हमारा मोबाइल नहीं छूटा तो ट्रैक करके हम कभी निधि तक नहीं पहुंच पाते। लेकिन मुझे दुख है कि मैं निधि को सही सलामत नहीं रख सका। कहते कहते जतिन की आवाज़ अब भीग उठी थी। जी, आप हौसला रखिए, सब ठीक होगा। रुधे गले से धीरज फिर कहता है, पता नहीं, पर अब हम तो जल्दी पहुंच गए उनका पीछा करते। फिर निधि कार से कब उतरी और उस कुलधरा के गांव की सीमा तक जाने कैसे पहुंची। आश्चर्य से जतिन सबकी ओर देखता है और उसकी आवाज़ सुन सबकी नज़रों में चेतन शून्य पड़ी निधि कुलधरा के राज को सोचती उसे एकांत में अपनी आंखें झपकाती है। नर्स बाहर बरामदे तक लगभग दौड़ती हुई आती है तो सब हैरानी से उसका चेहरा देखते रह जाते हैं। इससे पहले कि जतिन या निधि के परिवार से कोई उससे कुछ पूछता, नर्स आगे बढ़ जाती है। अब सब उसी दिशा की ओर देखते रहे। आपस में उनकी खामोशी ही एक दूसरे के लिए मौन आश्वासन थी। सब देखते हैं कि डॉक्टर अब तेजी से वहीं चले आ रहे थे। साथ ही उनके पीछे पीछे नर्स भी आ रही थी। ये देख सब सबकी ओर लपकते हैं, पर डॉक्टर उन्हें अपने हाथ से रुकने का इशारा करता हुआ निधि के वार्ड तक अपने कदम तेज कर देता है। सभी वहीं थमे रह जाते हैं। अंदर जाती नर्स जैसे परिवार की मनोदशा समझती हुई धीरे से उनकी तरफ देखती हुई कहती है, आपके पेशेंट को होश आ गया है, और अंदर की ओर चल देती है। नर्स की बात सुन जैसे सारे परिवार के मुरझाए चेहरे को नवजीवन मिल गया। वे एक दूसरे को अपनी मुस्कुराहटों से बधाइयाँ देने लगे। डॉक्टर और नर्स का वे सभी बेचैनी से बाहर इंतज़ार कर रहे थे। अगले कुछ क्षण बाद डॉक्टर बाहर आते हैं और परिवार की तरफ देखने लगते हैं, जिससे सभी लगभग दौड़ते हुए उनके पास आते हुए एक जैसा प्रश्न कर बड़ी हसरत से डॉक्टर की तरफ देखने लगते हैं।
डॉक्टर गहरा श्वास छोड़ते, एक एक का चेहरा देखते हुए धीरे से कहना प्रारंभ करते, देखिए, आपके पेशेंट की हालत अभी भी स्थिर बनी हुई है। नर्स ने मुझे आकर बताया कि पेशेंट ने अपनी आंखें झपकाई, पर जब तक मैं आया तो वह फिर कोमा में चली गई। एक ही क्षण में जैसे हंसते चेहरे मुरझा गए हों। होप फॉर बेस्ट कहते हुए डॉक्टर फिर तेज कदमों से अपने केबिन की ओर चला गया। सब एक दूसरे का चेहरा देखते रहे। इसी बीच जतिन तेजी से उठता हुआ निधि के वार्ड के दरवाजे पर खड़ा उस गोल शीशे के अंदर की ओर अपनी नजरें फेंक उसे देखने का प्रयास करता है। बेड पर निस्तेज लेटी निधि की आंखें अभी भी बंद थी और पास ही खड़ी नर्स एक एक कर उसके शरीर से जुड़ी मशीनी उपकरणों को चेक करती हुई एक नोटपैड पर लिखती जा रही थी। जतिन उस खामोशी में भी निधि के आसपास की मशीनी आवाज़ों को सुनता हुआ उसकी क्लांत धड़कनों को दूर से ही महसूस कर पा रहा था। उस पल एक बेबसी से उसके चेहरे पर उमड़ आई, जिसे छुपाने नितिन तेजी से तुरंत गलियारे की दूसरी ओर अपने कदम बढ़ा देता है। सब जतिन की स्थिति समझ रहे थे, पर वे सब खुद हालातों के आगे बेबस थे। तभी जतिन के पीछे निधि के भाई धीरज को आते देख सब फिर वार्ड के बाहर अपनी अपनी सुनिश्चित जगह पे आकर बैठ गए। मुझे लगता है आपको आराम करने अब होटल वापस चले जाना चाहिए। सुबह से आप एक पैर पर खड़े हैं। समधी की हमदर्दी पर निधि के पिता का मन आर्द्र हो उठा। वे धीरे से अपना बोझल चेहरा उठाते हुए कहते हैं, आप भी तो कल से कब से आए हैं तब से खड़े हैं, कहाँ आराम करने गए। हताशा में एक गहरा श्वास लेते हुए कहते हैं, हाँ, अब जो ईश्वर की रज़ा होगी वही होगा। मेरे हिसाब से बहुत रात हो रही है और दामाद जी ने तो 10 दिन से यहीं डटे हैं। मेरा कहा मानिए, आप सब लोग आराम करिए, आज हम यहीं रुकते हैं। सब एक दूसरे का सहारा बने एक दूसरे को वक्त और ईश्वर पर भरोसा रखने को कहते फिर खामोश हो गए। लेकिन डॉक्टर वहाँ भीड़ कम करने का इशारा दे चुके थे, तो अब सभी ने होटल वापस जाने की तैयारी शुरू कर दी। हमेशा की तरह जतिन वहाँ से हिलने को तैयार नहीं था। उसे लगता पता नहीं कब निधि को होश आ जाए और तब वह झट से उसका हाथ थामे उसे अकेला छोड़ देने की माफ़ी मांग सके। लेकिन मन मसोजे उसे जाना पड़ा और इस बार सभी को जबरन आराम करने भेजकर वहाँ निधि का भाई धीरज अपनी माँ के साथ ही रुका रह गया। जैसे मेघ की ठंडी रातें अपना विस्तार तेज करने लगी थी, यहाँ दिन जितना तपता था रातें उतनी ही ठंडी हो जाती। दिन भर स्वर्ण सा दमकता ये शहर रात की चांदनी ओढ़े चुपचाप सो रहा था। पर निधि के वार्ड के बाहर उसकी माँ धड़कती धड़कनों के साथ क्लांत बैठी थी। धीरज अपनी माँ को दिलासा दे रहा था और वे गुजरे वक्त को लगातार कोस रही थी। फिर आधी रात होते होते माँ का आराम करने की स्थिति में वे बेंच में लिटाकर साथ वाली बेंच पर पैर फैलाकर लेट जाता है। पर उठी हुई नींद में वे बार बार अपना पहलू बदलता रहा। आखिर बहुत देर बाद ऊब कर धीरज उठकर बैठ गया। उसने समय देखा, रात के 1 बज रहे थे। बगल की बेंच पर उसकी माँ अभी भी लेटी थी, लेकिन धीरज को नींद नहीं थी। सुबह होने में भी काफ़ी समय था और नींद न आने से उसे कॉफ़ी पीने की बेहद तेज तलब उठी और वह हॉस्पिटल के कैंटीन की ओर चल दिया। धीरज उनसे दूर जा चुका था और उनकी माँ आंख बंद किए लेटी थी कि अचानक एक आवाज़ पर उनका समस्त ध्यान अपने बगल की खाली जगह पर जा सिमटा। माँ, वे अवाक देखती रह गई। निधि ठीक उनके बगल में बैठी उन्हें पुकार रही थी। अगला भाग सुनने के लिए सुनते रहे एक राज रूहानी सफ़र का, मेरे यानी अर्चना ठाकुर के साथ। धन्यवाद। कहानी पसंद आने पे लाइक करें व शेयर करें।